नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी की इस प्यारी सी क्लास में। जैसे कि हमने पहला टॉपिक पढ़ा था वर्ण, इसके विषय में मैंने आपको कुछ सामान्य जानकारी दी थी। आगे हम जानेंगे स्वर एवं व्यंजन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। छोटी छोटी सामान्य जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है और परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 मानी गई है। अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला एवं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यह कई बार पूछे गए हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पार्श्व बिंदु क्या है। ठीक है, इसके बाद आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अयोगवहा। अयोगवहा क्या है, सुना है ना आप सभी ने अयोगवहा। तो हिंदी वर्णमाला में वे ध्वनियाँ, ठीक है, जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। ना ये स्वर होती हैं ना ये व्यंजन होती हैं, लेकिन स्वरों के साथ ये जुड़कर अपना अर्थ वहन करती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवहा माना जाता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों की संख्या 52 है, मूल रूप से 44 यानी कि 44 है। ये मैंने डिटेल में से लिखा है ताकि आपको परेशानी ना हो, छोटी छोटी चीज़ें आप नोट कर सको, इसलिए चीज़ें मैंने हर चीज़ डिटेल में लिखी है यहाँ पर। फिर है जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। तो जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अग्रस्वर क्या है। अग्रस्वर का अर्थ होता है कि जिसके उच्चारण के समय जीभ का अगला हिस्सा मूवमेंट करता है, यानी कि ऊपर उठता है। जैसे कि आप बोल के देखेंगे, है ना, बोले ई, ए, ऐ, तो ये जो जीभ का आगे का हिस्सा है ये मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य यानी कि बीच का, यानी कि जिसको बोलते समय हमारी जिसके उच्चारण के समय जीभ का जो हमारा मध्य का जो मिडिल पार्ट है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं मध्य स्वर। लास्ट में है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या है, यानी कि सबसे पीछे वाला। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है उन्हें हम कहते हैं पश्च स्वर। जैसे कि आ, उ, ओ, आ। आप बोल के देखिए, ठीक है, जब आप उच्चारण करेंगे ना अपने आप से तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि वृत्ताकार स्वर क्या है, वृत्ताकार क्या है, अवृत्ताकार क्या है, संवृत क्या है। तो ये चीज़ें क्या है, बहुत से आपने ऐसे होंगी कि आपके लिए एकदम नई होंगी, आपने बहुत सी पहली बार सुनी होंगी, है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार, वृत्ता से क्या समझ में आता है कि वृत्त कैसा होता है, गोल होता है ना। ठीक है, तो इन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं। ठीक है, होंठ कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे वृत्ताकार। ठीक है, जैसे बोलिए आप उ, ओ, तो होंठ कैसे हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं ना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार, वृत्ताकार गोल होगा तो अवृत्ताकार यानी कि उसका अपोजिट, यानी कि फैला हुआ ऐसे। जब हम स्माइल करते हैं थोड़ा सा, है ना, कहते हैं पनीर, तो स्माइल हो रही है ना। तो उदाहरण के लिए आ, ई, ए और ए, तो ये क्या है, अवृत्ताकार है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मुख की आकृति के अनुसार स्वरों के भेद। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में एग्जामिनर आपको कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब है मुख की आकृति के अनुसार स्वरों के भेद कितने होते हैं। तो है संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। अब आप बोलेंगे कि संवृत क्या है,
यानी कि समृद्ध क्लोज्ड, बंद। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है, जैसे ई, उ, तो हमारा जो मुंह है बहुत कम खुल रहा है। मैंने छोटी छोटी इमोजी भी बना रखे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये क्या कराएंगे, समृद्ध कहलाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट आपका अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख समृद्ध की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है। थोड़ा सा ई था तो हम क्या करेंगे, अब कैसा रहा, ए, ओ, थोड़ा बड़ा खुल रहा है, समृद्ध और अर्ध समृद्ध। आपको ये याद रखना है कि समृद्ध क्या है और अर्ध समृद्ध क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे आ, है ना, हम कहते हैं आ, आवाज देते हैं किसी को आओ, तो हमारा मुख पूरा खुल रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे, विवृत। ठीक है। अब है अर्धविवृत। अर्धविवृत क्या है, जिन हाफ ओपन, ओके, अर्धविवृत यानी कि हाफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे कि आप कहेंगे अ, ए, ओ। ठीक है, तो ये हो गए आपके अर्धविवृत। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे इमोजी बनाई है, आप इनको देखिए, इसके आधार पे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। इसके बाद उच्चारण के स्थान पर स्वरों के भेद। ये एक एक चीज़ें मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो प्लीज़ कंसंट्रेट। ओके, आप थोड़ी सी भी लापरवाही मत कीजिए क्योंकि इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। अब उच्चारण के स्थान पर स्वरों के भेद क्या हैं? अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। ठीक है, इन्हें चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि आपने, अच्छा आप सोचो कि ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिन पे चंद्र बिंदु लगती है और आप मुझे बताओ। बहुत ईजी है ये, मैं नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट है निरअनुनासिक स्वर या मौखिक स्वर। इनके उच्चारण के समय वायु केवल मुख से निकलती है, जैसे अ, आ, ई आदि। आपको ये बिल्कुल अपने माइंड में सेट करके रखना है, बिल्कुल इसको अच्छे से आपको याद करना है, रट लेना है, घोल के पी जाना है कि अनुनासिक स्वर क्या है, निरअनुनासिक स्वर क्या है। ठीक है, आपको एक एक चीज अपने माइंड में अच्छे से रखनी है। इज दैट क्लियर? ओके। मात्रा उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के भेद। इन स्वरों का निर्धारण उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर होता है। ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या रखनी है अपने माइंड में सेट करके। इम्पोर्टेंट है आपका स्वरों के प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इज दैट क्लियर? ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो प्लीज़। तो मैं आपको क्या बता रही थी, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या हैं? इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि एक ही मात्रा लगती है। आप इसको सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक मात्रा वाले शब्द, जैसे आपको पता है कि अ, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हैं एक मात्रा वाले शब्द। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, ओनली 4। ओके, काउंट कीजिए अपनी फिंगर में, अ, ई, उ, री, केवल 4 हैं, आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है। फिर है आपके दीर्घ। अब दीर्घ क्या होता है? दीर्घ यानी कि लंबा, बड़ा, जिसका नाम ही दीर्घ है। दीर्घ से आप समझ रहे हैं ना, लंबा या बड़ा। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ओके, ये डबल टाइम लेते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा, अ, आ, ई, उ, री। ठीक है। अब आप खुद इसमें देखिए कि जैसे कि हम कहेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, है ना, बड़ा ऊ, ए, आई, तो ये क्या कर रहे हैं, औ, औ, ये ज़्यादा समय ले रहे हैं, है ना। तो ये हो गए दीर्घ स्वर, यानी कि जिनका नाम दीर्घ। आप सिंपली इसको अगर समझना चाहते हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि हमको ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो याद रखिए बस कि जो सबसे बड़े हैं स्वर में, जो
सबसे बड़े हैं। ओके, फिर यहाँ पे प्लुप्त स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, यानी कि सबसे ज़्यादा समय लगता है। आप कहिए राम, राम, है ना, तो ये आप लंबा खींच रहे हैं, ठीक है। ओम, तो ज़्यादा समय लग रहा है ना, इसमें अधिक समय लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर, सॉरी प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, नीचे लिखा जाएगा ओम, राम, है ना, या फिर घर, हर, तो कि इन आपको पूछा जाएगा कि इनमें से प्लुप्त स्वर क्या है, तो आप कैसे पहचानोगे, आप ऐसे पहचानोगे कि इनको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लग रहा है। आप सिंपल सा याद रखिए कि जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारा प्लुप्त स्वर लगता है। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज वर्ण, वर्ण क्या है। ओके, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 यानी कि 33 मानी जाती है, लेकिन द्विगुण व्यंजन डा और ढा को जोड़ने पर व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है, 35। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विगुण क्या हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर है स्फेर्स व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से बाहर निकलते हुए मुख के किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, दांत या मूर्धा या ओंठ का स्पर्श करते हुए निकले, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारी इतनी क्लास, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है।